हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज आपके लिए लेके आए हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो एसएससी जीडी के लिए है आपका, जिसमें आपको मिलने वाला है जीके और हिंदी का धमाका। ठीक है ना, जो आपके एसएससी एग्जाम में इसी पैटर्न पर आपको देखने के लिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है ना, तो अगर आप वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं हमारे पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है ना, तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए हिंदी और जीके का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको टॉप 40 क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, और आपको इन 40 क्वेश्चनों में अपना स्कोर बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है ना, तो चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए आप क्वेश्चनों की तरफ। तो आपका पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि भारत के संविधान में प्रयोग शब्द धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। 4 उत्तर दिए हैं आपको, और आपको इसमें से बताना है कि कौन सा उत्तर सही होगा। बताइए जल्दी से जल्दी कौन सा उत्तर सही होगा। इसमें आपको हम 5 या 6 सेकंड का टाइम दिया करेंगे, जिसमें आपको टिक करना है अपना उत्तर। ठीक है ना, बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। भारत के संविधान में प्रयोग शब्द धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है। बताइए क्या होगा अर्थ। धर्मनिरपेक्ष का देखिए, भारत का जो संविधान है उसमें धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। राज्य जो है धर्म से अलग बिल्कुल रहेगा, उसका कोई भी धर्म नहीं होगा, सभी धर्म उसके लिए समान होंगे। ठीक है ना, इससे जुड़े हुए पॉइंट हम क्लियर करते चलेंगे। ठीक है ना, जैसे धर्मनिरपेक्ष आया है तो आपका जो प्रस्तावना है आपकी क्या है, प्रस्तावना है आपकी, प्रस्तावना आपकी जोड़ी गई है तो संविधान में, तो इसमें एक वर्ड आता है आपका प्रभुता संपन्न। क्या आता है, प्रभु सत्ता संपन्न शब्द आता है, जिसका क्या अर्थ होता है आपका राज्य आंतरिक तथा बाह्य मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र होगा, कि बाह्य शक्ति पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं होगा राज्य जो है। ठीक है ना, प्रभु सत्ता संपन्न यानी अपने आप में बिल्कुल संपन्न होगा वह राज्य, किसी भी बाहरी शक्ति पर निर्भर नहीं रहेगा। ठीक है ना, प्रभु सत्ता संपन्न जो है आपका एक वर्ड आता है प्रस्तावना में, तो आपका इसको अर्थ आपको भी ध्यान रखना है। ठीक है ना, बात करूं अगर मैं, देखिए संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे आपके, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया, और एक जोड़ा गया था आपका अखंडता। ये 3 शब्द भी जोड़े गए थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये तीनों जो शब्द हैं किस संविधान के तहत, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे, जो आपका 1976 में संशोधित किया गया था। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया। आगे देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जो हुआ था, ये 3 शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ठीक है ना, और बात अगर करूं 42वें संविधान संशोधन के तहत ही आपका जो मौलिक कर्तव्य है, क्या है, मौलिक कर्तव्य भी क्या 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया था, जिसे 42वें संविधान संशोधन को ही हम क्या कहते हैं, लघु संविधान भी कहा जाता है। इसको ध्यान रखना है, क्या कहा जाता है, लघु संविधान भी कहते हैं 42वें संविधान संशोधन को। ठीक है ना, तो ये थे आपकी क्वेश्चन से संबंधित जानकारी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर कर दीजिए और लाइक कीजिए।
आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। बताइए, संविधान में 12वीं सूची अनुसूची जोड़ी गई थी। 74वें संविधान संशोधन द्वारा, 73वें संशोधन द्वारा, 65वें संशोधन द्वारा या 44वें संशोधन द्वारा। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसमें कौन सा सही होगा राइट उत्तर आपका 74वें संविधान संशोधन के द्वारा आपका क्या जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन के तहत। बात अगर करूं तो किससे संबंधित है, तो नगर पालिका से संबंधित है 12वीं अनुसूची। नगर पालिका, नगर पालिका या हम इसे कह सकते हैं नगर निगम। नगर निगम या नगर पालिका से संबंधित रखती है 12वीं अनुसूची जो है। और यह किसमें उल्लेख है, तो भाग 9 क में, भाग 9 क में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है ना, भाग 9 क में इसका उल्लेख मिलता है। और इसमें विषय कितने हैं, तो विषय आपके हैं 18। कितने हैं विषय आपके, 18 हैं, 18 हैं, इसमें ध्यान रखना है आपको। तो ये थे आपके इससे जुड़े हुए फैक्ट। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर। बताइए, वायु प्रदूषकों में सबसे हानिकारक है, वायु प्रदूषकों में सबसे हानिकारक है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन के कण या लेड के कण। तो क्या होगा आपका, वायु प्रदूषकों में सबसे हानिकारक क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी सबसे हानिकारक है। ठीक है ना। अगर इससे बात करूं जुड़े हुए तथ्यों की, तो देखिए वायु प्रदूषण से होता है ये सभी। तो वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण से क्या होती है आपकी, अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा किस किस के कारण से होती है आपकी, SO2 और प्लस NO2, SO2 प्लस NO2 के कारण ये आपकी अम्लीय वर्षा होती है, ध्यान रखना है। अगर पूछे जाए कौन कौन सी गैस शामिल होती हैं, तो SO2 होती है सल्फर डाइऑक्साइड, और NO2 होती है आपकी नाइट्रिक अम्ल या कह सकते हैं हम नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है ना, तो इनके कारण अम्ल वर्षा होती है। और ये देखिए एक गैस होती है आपकी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायु प्रदूषक गैस नहीं मानी जाती है, ये वायु प्रदूषक गैस नहीं है, वायु प्रदूषक गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी, ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है आपकी वायु प्रदूषक सबसे अधिक है। यह क्या करती है, जो आपका रक्त है, रक्त में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में फैल जाती है ये, और हीमोग्लोबिन फैक उसके जो उसका जो प्रवाह है, उसके प्रवाह को क्या कर देती है, कम कर देती है। जिससे क्या होता है आपका सिर दर्द, थकान और चक्कर ऐसे आपको आने लगते हैं। ठीक है ना, ये थे इससे जुड़े हुए फैक्ट। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखें क्या है, क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है देखिए आपका, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। बताइए, कांस्य युग, पाषाण युग, लौह युग या उपर्युक्त सभी। बताइए जल्दी से जल्दी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। किससे संबंधित है, कांस्य युग से संबंधित है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है ना। तो हड़प्पा सभ्यता यानी कांस्य का युग था, कांस्य युग था ये। हड़प्पा सभ्यता जो है किसका, कांस्य युग था, कांस्य युगीन कह सकते हैं हम इसको। और कांस्य की प्रतिमा कहाँ से मिली थी, कांस्य की प्रतिमा या कह सकते हैं हम कांस्य प्रतिमा, कांस्य प्रतिमा
कहाँ से मिली थी? वो आपकी मोहनजोदड़ो से आपकी प्राप्त हुई थी, ध्यान रखना है, ठीक है ना। कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा जो सभ्यता है इसको कहाँ रखा गया है? तो ध्यान रखना है आपको, आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है, आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है इसको, ठीक है ना, आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। तो अगर मैं बात करूं लोहे का ज्ञान मानव को कब हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ। भारत में उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था, ध्यान रखना है आपको, हड़प्पा सभ्यता को। हड़प्पा लोहे का ज्ञान भारत में उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम हुआ था। और ध्यान रखना है हड़प्पा सभ्यता जो है आपकी कहाँ ठहरी? कहाँ? सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे इसके साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? सिंधु नदी के किनारे। सिंध और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। और अगर पूछ लिया जाए कब की थी तो 1921 में इसकी खोज हुई थी, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? बताइए, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर या बोध गया? 4 उत्तर दिए हैं आपको, बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। तो गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? कुशीनगर में प्राप्त किया था, ध्यान रखना है आपको। तो कब किया था? 483 BC में। कब किया? 483 BC में इन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। और जब इन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, जब उनके प्रिय शिष्य कौन था वहाँ पर? इनका प्रिय शिष्य कौन था वहाँ पर? ध्यान रखना है आपको, आनंद। उसका नाम क्या था? आनंद था, जब वहाँ पर उपस्थित था जब इन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ गौतम बुद्ध के जन्म की, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। लुम्बिनी के अंदर इनका जन्म हुआ था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन, मगध के राजा अजातशत्रु का लंबी अवधि तक किस गणराज्य के साथ युद्ध हुआ? बताइए जल्दी से जल्दी। मगध के राजा अजातशत्रु का लंबी अवधि तक किस गणराज्य के साथ युद्ध हुआ? वैशाली, कपिलवस्तु, A और B दोनों, या किसी के साथ नहीं? बताइए जल्दी से जल्दी। तो मगध के जो राजा थे अजातशत्रु, उनका वैशाली जो गणराज्य है उसके साथ लंबा युद्ध चला था, ये ध्यान रखना है आपको। तो कितने वर्ष चला? 16 वर्ष तक चला, आपको ध्यान रखना है। 16 वर्ष तक इनका युद्ध चला था। और क्या थी, कौन सा संघ था? वो आपका था वज्जी संघ। कौन सा? वज्जी संघ जो था इनके साथ आपका चला था अजातशत्रु का युद्ध, ठीक है ना। और इस वज्जी संघ में कितने गणराज्य शामिल थे? 8 गणराज्य शामिल थे। 8 गणराज्य शामिल थे, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। जो वज्जी संघ है सबसे बड़ा संघ था, सबसे बड़ा संघ था, सबसे बड़ा संघ था, जिसकी राजधानी क्या थी? जिसकी राजधानी क्या थी? लिच्छवी इसकी राजधानी थी। लिच्छवी गणराज्य जो था आपका, इसकी राजधानी थी, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। और जो लिच्छवी गणराज्य है वो विश्व का क्या था? विश्व का प्राचीनतम गणराज्य था, ध्यान रखना है आपको। सबसे प्राचीनतम गणराज्य कौन था? तो लिच्छवी सबसे प्राचीन गणराज्य था, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए
अगला क्वेश्चन है आपका, बिक्री कर कौन लगाता है और वसूल करता है? बताइए जल्दी से जल्दी, बिक्री कर कौन लगाता है और वसूल करता है? तो आपका राज्य सरकार जो है बिक्री कर लगाती है और वसूल करती है, ठीक है ना। करों की बात आई है तो एक होता है आपका अप्रत्यक्ष कर और एक होता है आपका प्रत्यक्ष कर, ठीक है ना। इनसे क्वेश्चन पूछने के लिए आते हैं। प्रत्यक्ष कर की मैं बात करूं तो कौन कौन से कर आते हैं इसमें, देखिए एक आता है आपका इसमें चुंगी कर, ठीक है ना, चुंगी कर प्रत्यक्ष कर में आता है। एक आता है आपका मनोरंजन कर, मनोरंजन कर। एक होता है आपका राज्य उत्पाद शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क। और एक होता है आपका उपहार कर। ये सारे किस में आते हैं? ये आपके प्रत्यक्ष कर में आते हैं। बात करूं मैं अप्रत्यक्ष कर में कौन कौन से आते हैं, देखिए अप्रत्यक्ष कर में एक आता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क। केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है किस में आएगा? अप्रत्यक्ष कर में आएगा, ठीक है ना। और एक आता है केंद्रीय बिक्री कर। केंद्रीय बिक्री कर किस में आता है? आपका अप्रत्यक्ष कर में आता है। और एक है आपका सेवा कर, सेवा कर। और विज्ञापन कर भी आपका, विज्ञापन कर भी आपका अप्रत्यक्ष कर में आता है, ठीक है ना। और एक आता है आपका सीमा शुल्क। सीमा शुल्क भी किस में आएगा? अप्रत्यक्ष कर में आएगा, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो ये थे आपके करों से संबंधित सभी क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। नदी के बहाव की दिशा के परिवर्तन के कारण बनी झील को क्या कहा जाता है? बताइए जल्दी से जल्दी। तो नदी के बहाव की दिशा के परिवर्तन के कारण जो झील बनती है उसको क्या कहते हैं? हम गोखरू झील कहा जाता है, ठीक है ना। ध्यान रखना आपको, क्या कहा जाता है? गोखरू झील कहा जाता है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बताइए जल्दी से जल्दी इसका उत्तर क्या होगा। खुले बाजार की क्रियाएं एक हिस्सा है। तो खुले बाजार की जो क्रियाएं किसका हिस्सा है? मौद्रिक नीति का ये हिस्सा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। किसका हिस्सा है? मौद्रिक नीति का हिस्सा है। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है आपका स्क्रीन पर, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इनमें से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के होम रूल सोसाइटी बनाई? इनमें से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए होम रूल सोसाइटी बनाई थी? भिकाजी कामा, रास बिहारी बोस, मदन लाल धिंगरा या श्यामजी कृष्ण वर्मा? बताइए जल्दी से जल्दी। इसका उत्तर क्या होगा बताइए। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने होम रूल सोसाइटी का निर्माण किया था। और अगर बात करूं मैं कहाँ किया था, तो वो इंग्लैंड, कहाँ किया था? इंग्लैंड के आपके लंदन शहर में किया था। कहाँ किया था? इंग्लैंड के लंदन शहर में किया था। और वो आपका 1905 ईस्वी में फरवरी माह के बीच में किया गया था, ठीक है ना। तो आपका ये था इससे जुड़ा हुआ फैक्ट। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर देखिए जल्दी, ये है आपका अगला क्वेश्चन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। थल समीर और समुद्री समीर बनने का मुख्य कारण क्या है? बताइए। चालान, संवहन, विकिरण या ज्वार भाटे? बताइए जल्दी से जल्दी। तो थल समीर और समुद्री समीर जो बनने का मुख्य कारण है, वो उसका कारण क्या है? संवहन के द्वारा ये दोनों बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, जब दिन के समय सागर से स्थल की ओर चलती हैं तो उनको ये कहा जाता है। तो एक होता है देखिए इससे संबंधित ज्वार भाटा। क्या होता है? ज्वार भाटा होता है जब लहर
ऊपर की तरफ उठती हैं तो उसको क्या कहा जाता है, ज्वार कहा जाता है। और नीचे की तरफ जो बैठ के बहाव की तरफ जाती हैं उनको हम कहते हैं भाटा। ठीक है ना। तो ये किसके, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ये उत्पन्न होते हैं। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ये उत्पन्न होते हैं, ये ध्यान रखना है, ज्वार भाटे जो है। ठीक है ना। तो और ये मान लीजिए कब आता है सबसे अधिक, तो या तो अमावस्या के दिन आएगा, या तो अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन सबसे उच्च ज्वार आता है, ध्यान रखना। या तो अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन ये उच्च ज्वार आता है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सीध में होते हैं, तब ध्यान रखना है सबसे अधिक उच्च ज्वार और भाटे उत्पन्न होते हैं उस समय पर। आगे क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या कह रहा है। अंतर्राज्य विवादों में समन्वयन के लिए भारत के किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया, बताइए कौन सा होगा आपका। अनुच्छेद 19, 253, 356 या 352, बताइए। तो आपका देखिए इसमें अनुच्छेद 253 नहीं होगा, यहाँ पर 263 के तहत किया गया था। अंतर्राज्यीय जो परिषद का गठन है 263 के तहत किया गया था, ध्यान रखना आपको। भारत के संविधान में 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था, ध्यान रखना है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 19 की अगर मैं बात करूं, अनुच्छेद 19 में क्या आता है, तो अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। किसका, स्वतंत्रताओं का उल्लेख मिलता है। और इसमें कितनी प्रकार की वो है, तो 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख मिलता है, ये ध्यान रखना है आपको। कितने प्रकार की, 6 प्रकार की स्वतंत्रता देखने को मिलती हैं उसमें, ये पता होना चाहिए आपको। और अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है, तो ये आपका किससे संबंधित है, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, राष्ट्रपति शासन। ठीक है ना। अगर आंतरिक गड़बड़ी हो जाती है तो जब आपका लगाया जाता है, ध्यान रखना है। और जब 352 कब लगाया जाता है, बाह्य आक्रमण हो, बाह्य युद्ध हो, बाह्य आक्रमण जब कोई देश कर रहा है तो उस समय राष्ट्रपति क्या करता है, अनुच्छेद 352 लगा देता है। ठीक है ना। राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। ठीक है ना। और सर्वप्रथम अगर मैं बात करूं आपातकाल की घोषणा कब, 1962 में की गई थी, चीनी आक्रमण के समय। चीन ने जब आक्रमण किया था तब 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। ठीक है ना, समझ में आ गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, विधान परिषद की संरचना का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, बताइए। विधान परिषद की संरचना का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, 170, 171, 172 या 73? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। तो किस में मिलता है, अनुच्छेद 171 में भारतीय परिषद की संरचना का उल्लेख मिलता है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना। और विधानसभा में मान लीजिए विधानसभा जो है आपकी, विधान परिषद से विधानसभा का जो अधिकतम संख्या है विधानसभा की वो कितनी है, 500। और न्यूनतम की अगर मैं बात करूं, कम से कम कितने रह सकते हैं, तो वो रह सकते हैं 60 सदस्य। ठीक है ना। इसके अपवाद भी हैं, कम भी रह सकते हैं कहीं कहीं, ध्यान रखना है। तो आपको वर्तमान की अगर मैं बात करूं, वर्तमान में कितनी विधानसभाएं हैं, तो 31 विधानसभा हैं, ध्यान रखना है। कितनी है विधानसभा, कितनी है, कुल 31 हैं। भारत का सबसे छोटा विधानसभा कौन सी है, तो वो है आपकी पांडिचेरी। कौन सी है, पांडिचेरी आपकी सबसे छोटी विधानसभा है, ध्यान रखना है। ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है, माध्यम में तापमान की वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है, बताइए। बढ़ती है या घटती है या वैसी ही रहती है या सहसा गिर जाती है?
तो माध्यम में तापमान की वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है, हमेशा बढ़ती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्या होती है, बढ़ती है। तरंग दैर्घ्य कितनी होती है प्रकाश की, 3900 एंगस्ट्रॉम के करीब होती है, ध्यान रखना है आपको। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक हो सकती है, ठीक है ना, समझ में आ गया। आगे देखिए, और प्रकाश की जो वेग की गणना है, प्रकाश के वेग की गणना किसने की थी, प्रकाश की चाल की, तो रोमर ने इसका पता लगाया था सबसे पहले, ध्यान रखना है। किसने, रोमर ने पता लगाया था। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है बताइए, तो वो होती है आपकी वायु या निर्वात कह सकते हैं, निर्वात यानी खाली जगह, ठीक है ना, जिसमें कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं अपवर्तनांक निकालना है आपको किसी का, तो आपका होता है C/V। तो C होता है आपका निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे आपका होता है माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं म्यू बराबर C/V आपका ये होता है अपवर्तनांक निकालने का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये थे आपके इससे जुड़े हुए फैक्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से जल्दी अपना ऑप्शन टिक कीजिए। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। द पेन फ्री माइंडसेट पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। द पेन फ्री माइंडसेट पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है आपके अवलोक लैंगर इसके लेखक हैं, ध्यान रखना है आपका। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फूलों का त्यौहार बथुकम्मा किस राज्य में मनाया जाता है, बताइए जल्दी से जल्दी। फूलों का त्यौहार बथुकम्मा किस राज्य में मनाया जाता है, बताइए जल्दी से जल्दी। आपका तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा या गुजरात, किस में मनाया जाता है, जल्दी से जल्दी टिक कीजिए आपका अपना उत्तर। तो फूलों का जो त्यौहार है वो आपका किस में मनाया जाता है, तेलंगाना राज्य में आपका मनाया जाता है फूलों का त्यौहार, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एडविल हुरून इंडिया, एडविल हुरून इंडिया परोपकार सूची 2022 के अनुसार भारत के सबसे बड़े परोपकारी कौन बन गए हैं, बताइए जल्दी से जल्दी। अजीज प्रेमजी, शिव नाडर, मुकेश अंबानी या गौतम अडानी, बताइए जल्दी से जल्दी। तो कौन है आपके जो शिव नाडर हैं वो सबसे बड़े परोपकारी बन गए हैं भारत के 2022 एडविल हुरून इंडिया परोपकार सूची के अनुसार, ठीक है ना। आपको ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है बताइए। तो भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है आपकी वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस है भारत में सबसे तेज चलने वाली। तो सबसे पहले जो शताब्दी एक्सप्रेस है, कौन सी, शताब्दी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस जो है 10 जुलाई को पहली बार चलाई गई थी 1988 में। कहाँ तक, दिल्ली से झांसी के बीच, ये पता होना चाहिए आपको, दिल्ली से झांसी के बीच। अगर मैं बात करूं राजधानी एक्सप्रेस की, तो राजधानी एक्सप्रेस आपको सबसे पहले 1 मार्च 1969 को नई दिल्ली से और आपकी हावड़ा के बीच चली गई थी, ठीक है ना। तो आपको याद रखनी है हिमगिरी एक्सप्रेस जो है आपकी, हिमगिरी एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन है,
लेकिन वर्तमान में विवेक एक्सप्रेस है। पहले जो थी सबसे लंबी दूरी तय करने वाली कौन सी थी? हिमगिरी। लेकिन वर्तमान में कौन सी है, अब ध्यान रखना है आपको, विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वो है आपकी, जो कहाँ से कहाँ तक चलती है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलाई जाती है, कन्याकुमारी तक चलाई जाती है, जिस कुल दूरी करती है 4284 किलोमीटर का सफ़र जो तय करती है। ठीक है ना। आगे चलते हैं, ये थे इस क्वेश्चन से जुड़े हुए फैक्ट। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय बल्लेबाज अंतर्राष्ट्रीय T20 में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले पहले कप्तान बन गए हैं? बताइए, बताइए क्या होगा इसका उत्तर? कौन बने हैं बताइए जल्दी से जल्दी। तो कौन बन गए हैं आपके पहले कप्तान? विराट कोहली जो है आपके पहले कप्तान बन गए हैं, ध्यान रखना आपको। ठीक है ना। आपका देखना है आपको कौन सा उत्तर सही बना है या नहीं। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह है आपका, दूध को पाश्चराइजेशन किया जाता है कितने डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है? बताइए। 15 मिनट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पर, 30 मिनट के लिए 82 डिग्री सेल्सियस पर, 20 मिनट के लिए 72 डिग्री सेल्सियस पर, या 30 मिनट के लिए 62 डिग्री सेल्सियस पर? बताइए जल्दी से जल्दी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 30 मिनट के लिए 62 डिग्री पर आपको दूध को पाश्चराइजेशन किया जाता है। अगर मैं बात करूं पाश्चरीकरण की खोज किसने की? तो वो की थी आपकी लुई पाश्चर ने। किसने की थी? लुई पाश्चर ने इसकी खोज की थी। और लुई पाश्चर ने एक और मान लीजिए रेबीज का टीका बनाया था, और दूध का पाश्चरीकरण तो किया ही था इसने, और ये इससे जुड़ी हुई जानकारी थी। देखिए, पाश्चरीकरण की 2 विधि होती हैं, ध्यान रखना आपको। एक LTH होती है और एक होती है HTST। ठीक है, ये 2 विधि भी होती हैं, ये भी ध्यान रखनी है आपको। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए ये यहाँ से आपकी हिंदी चालू हो गई, हिंदी के क्वेश्चन है आपके। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन हिंदी का। बताइए जल्दी से जल्दी, इनमें से तिमिर शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? बताइए, इनमें से तिमिर शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? बताइए। तो तिमिर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तिमिर में से होता है, देखिए आपका अंधकार। क्या होता है? अंधकार भी कह सकते हैं हम। और अंधकार का विलोम शब्द क्या होगा? आलोक। तो डी उत्तर आपका राइट होगा। ठीक है ना, ध्यान रखना है आपको। देखिए, कठिन का अगर मैं बात करूं तो कठिन का विलोम शब्द क्या होगा? सरल होता है। ठीक है ना। और कृत्रिम का या तो मैं कह सकता हूं प्राकृतिक या प्राकृत, या कह सकता हूं नैसर्गिक भी होता है एक शब्द, ध्यान रखना है। नैसर्गिक, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना। कृत्रिम का नैसर्गिक भी एक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विस्मय स्थायी भाव किसमें होता है? बताइए, विस्मय स्थायी भाव किसमें होता है? तो विस्मय स्थायी भाव जो है आपका किसमें होता है? अद्भुत रस में होता है। विस्मय यानी आश्चर्य भी। विस्मय स्थायी भाव किसमें होता है? अद्भुत रस में होता है, ध्यान रखना है। तो अगर मैं बात करूं शांत रस का स्थायी भाव क्या है, तो वो है आपका निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। ठीक है ना। और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वो होता है आपका उत्साह। क्या होता है? उत्साह। और हास्य रस की अगर मैं बात करूं तो इसका स्थायी भाव क्या होता है? तो हास होता है। ठीक है ना, हास होता है। ये स्थायी भाव का आपको याद रखने हैं, SSC एग्जाम में हमेशा पूछने के लिए आते हैं। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ईश्वर को न मानने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द है। बताइए। तो ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति कौन होता है? आपका नास्तिक होता है। तो ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना। और ईश्वर पर जो विश्वास करता है उसको क्या कहते हैं हम? आस्तिक कहा जाता है। ईश्वर को जो मानता है उसे क्या कहते हैं? आस्तिक कहा जाता है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, इनमें से तीक्ष्ण शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? बताइए।
तीक्ष्ण शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा ये बताना है आपको। तो क्या होगा आपका तीक्ष्ण का, तो तीक्ष्ण शब्द का विलोम शब्द होगा आपका मंद। क्या होगा? मंद होगा। ठीक है ना। तो प्रखर, अगर मैं बात करूं प्रखर, प्रखर का भी क्या होता है? मंद ही विलोम शब्द होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। तीक्ष्ण के और भी विलोम शब्द होते हैं, देखिए जैसे कुंद, कुंद भी एक विलोम शब्द होता है। अगर मैं कह दूं मंद बुद्धि, तो ये भी एक तीक्ष्ण का विलोम शब्द है। ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे का क्वेश्चन है आपका, देखिए इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताइए जल्दी से जल्दी, कौन सा वाक्य शुद्ध है? क्या दीवार बहुत ऊंची है? क्या दीवाल बहुत ऊंची है? क्या दीवार बहुत ऊंची है? क्या दीवाल बहुत ऊंची है? बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? तो कौन सा होगा? क्या दीवार बहुत ऊंची है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इसमें ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना। ये वाक्य शुद्ध लिख रहा है आपका व्याकरण की दृष्टि से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? बताइए बताइए क्या कहा जाता है? लिंग कहते हैं। ध्यान रखना, लिंग दो प्रकार के होते हैं। पुल्लिंग जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है, और एक होता है स्त्रीलिंग जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है। वही हमसे पूछ रहा है, तो क्या क्या उत्तर होगा इसका? लिंग उत्तर होगा। ध्यान रखना है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से जल्दी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ध्यान रखना है, ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको जल्द मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है आपको, इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है? बताइए जल्दी से जल्दी, कौन सा होगा? तो सूर्य का पर्यायवाची कौन है? आदित्य। ध्यान रखना है आपको, सूर्य का पर्यायवाची शब्द आदित्य है। ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से हैं? एक होता है सूरज, एक होता है दिवाकर, दिनकर, बहुत सारे हैं। ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है आपका, प्रभाकर, भास्कर, ये सभी क्या है? सूर्य के पर्यायवाची हैं। एक होता है आपका अंशुमान, कई बार पूछा गया है, तो क्या है आपका? सूर्य का पर्यायवाची है। ठीक है ना। बात करूँ अगर मैं मारुति की, तो किसका है? हनुमान का पर्यायवाची है। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। हुतासन किसका है? तो ये हुतासन अग्नि से कहते हैं। कृषाणु, सॉरी कृषाणु किसका है? आपका आग, दहन, पावक, ये सभी क्या है? अग्नि के वो हैं आपके। ठीक है ना। तो ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए जल्दी से। अतएव शब्द का संधि विच्छेद तो होगा आपका अतः धन एव। राइट आंसर होगा फर्स्ट। ठीक है ना। तो आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है आगे का क्वेश्चन? आगे का क्वेश्चन है आपका, देखिए ये वाला 29 नंबर क्वेश्चन है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, मैं कौन सा अलंकार है ये बताना है आपको। बताइए जल्दी से जल्दी, कौन सा अलंकार होगा? अन्योक्ति, श्लेष, यमक या अनुप्रास? सॉरी ये अनुप्रास होगा। यहाँ पर क्या होगा? अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार है, या फिर बताइए कौन सा उत्तर सही होगा इसमें। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, कौन सा? यमक अलंकार, जिसमें 2 वर्ण का अलग अलग अर्थ होता है। कौन सा होता है? अलंकार होता है। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का, बाग बाग होना मुहावरे का क्या अर्थ है? बताइए जल्दी से जल्दी। बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बाग बाग होना तो क्या होगा? अति प्रसन्न होना। ठीक है ना। क्या होगा? बाग बाग होना अति प्रसन्न होना अर्थ होगा इसका। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मूर्धन्य, अल्पप्राण, अघोष, व्यंजन वर्ण निम्न में से कौन सा है? जो आपका क्या हो? मूर्धन्य भी हो, अल्पप्राण भी हो और अघोष भी हो।
बताइए। कौन सा उत्तर होगा इसमें से? मूर्धन, अल्पप्राण, अल्पप्राण और आपका अघोष। बताइए जल्दी से जल्दी। तो कौन सा होगा? ड। कौन सा होगा? ड। ध्यान रखना आपको, राइट उत्तर। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। आगे क्वेश्चन है आपका, गुरुजी कल योग सिखाएंगे। गुरुजी कल योग सिखाएंगे, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए अपना उत्तर। किसका बोध करा रही है? सामान्य भविष्य, कराएंगे, सिखाएंगे, ये किस में आते हैं? फ्यूचर में आते हैं। ध्यान रखना आपको, किस में आते हैं? फ्यूचर में आएंगे। तो सामान्य भविष्य इसका राइट उत्तर होगा। ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? बताइए जल्दी से जल्दी। पुल्लिंग तो क्या है आपका उत्तर? पुल्लिंग शब्द होगा कोश। अपने वाक्यों में प्रयोग करके देख लीजिए। वाक्य में प्रयोग करके जिसका स्त्री से संबंधित हो स्त्रीलिंग होगा, और पुरुष जैसी साउंड अगर आ रही है किसी की तो क्या होगा? पुल्लिंग होगा। दौलत, मैंने दौलत कमाई, क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। निधि, उसके निधि में इतने पैसे हैं, तो क्या होगा? स्त्रीलिंग। रकम मैंने कमाई, स्त्रीलिंग। कोष भरा हुआ है, तो क्या होगा? पुल्लिंग होगा। ध्यान रखना है आपको, बहुत इजी है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका स्क्रीन पर। धुआं सा मोह होना मुहावरे का अर्थ है। बताइए जल्दी से जल्दी। धुआं का अर्थ होना, जल्दी से जल्दी बताइए क्या होगा? धुआं सा मोह होना मुहावरे का अर्थ क्या है? लज्जित होना, शर्म से लज्जित होना। ध्यान रखना, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 35 क्वेश्चन है आपका। देखिए, हेत प्रीत से जो मिले तासो मिलिए धाय। पंक्ति किस कवि की है? वेरी इंपोर्टेंट। बताइए जल्दी से जल्दी। हेत प्रीत से जो मिले तासो मिलिए धाय, किस संत कबीर की है? बताइए। तो संत कबीर, तो कबीर ही है संत कबीर। उत्तर डी इज द राइट आंसर। जी ध्यान रखना, कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में। कहाँ? काशी में हुआ था। मृत्यु कहाँ हुई? मगहर में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सिख धर्म के संस्थापक नानक देव थे। नानक देव थे सिख धर्म के संस्थापक। ध्यान रखना है अगर पूछ लिया जाए तो, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। बताइए, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में कौन सा शब्द करता है? बताइए। मुझे खरीदने हैं भाई, किसको? मुझे। काम तो मुझे ही करना है ना, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सोच विचार करना है आपको, बहुत इजी है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन वेरी सिंपल। इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है? बताइए। इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है? विवरण चिन्ह कौन सा है? बी ऑप्शन, ये वाला विवरण चिन्ह होता है। ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। ये क्या है? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, ठीक है ना। और ये क्या है? इंट्रोगेटिव साइन, पता ही होगा आपको, प्रश्नवाचक चिन्ह है। और इसे कहते हैं हम अर्धविराम। सॉरी, ये तो होता है आपका विस्मयाद, एक्सक्लेमेटरी होता है। एक्सक्लेमेटरी, विस्मयबोधक। और अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये आपका पूछा जाता है। ध्यान रखना, अर्धविराम होता है। ये क्या होता है? अर्धविराम। ये ऐसे करके कॉमा जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया? इससे रिलेटिव क्वेश्चन जो थे मैंने आपको करा दिए हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ।
ये है आपका अगला क्वेश्चन 38 नंबर। अलंकार शब्द में क्या उपसर्ग है? वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया सवाल है, बताइए जल्दी से जल्दी। अलंकार शब्द में उपसर्ग बताना है, क्या होगा? अल नहीं, अलम होगा आपका, अलम धनकार, अलंकार आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 39 क्वेश्चन, बताइए वुहान किस देश में है? किस प्रकार का वाक्य है? वुहान किसी का नाम हो सकता है, ध्यान रखना है। वुहान किस देश में है? बताइए वुहान किस देश में है, किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्न पूछ रहा है भाई हमसे, किस प्रकार का होगा? सीधी सिंपल बात है, प्रश्नवाचक होगा, पता है ना आपको। आगे क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको बस। लास्ट और इम्पोर्टेंट सवाल हमारे इस वीडियो का, मिलन के पल दो चार, विरह के कल्प अपार। यहाँ क्या है? अपार है, सॉरी मिस्टेक है, अपार आएगा यहाँ पर। विरह के मिलन के पल दो चार, विरह के कल्प अपार, निम्न पंक्ति किस रचनाकार की है? बताइए किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत। किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की ये आपकी पंक्ति है, ध्यान रखना है। कैसे कवि हैं? छायावादी युग के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, ये भी ध्यान रखना है आपको। प्रथम रचना की अगर मैं बात करूं क्या थी, तो वीणा। सुमित्रा नंदन की प्रथम रचना वीणा। 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया किस कृति या रचना के लिए? तो चिदम्बरा के लिए। चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ठीक है ना। तो ये थे हमारे आज के टॉप 40 क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।